अब तक की चर्चा से ये साफ हो गया है कि मोशन का असर टाइम पर पड़ता है। चलती हुई क्लॉक्स अपनी क्लॉक्स के मुकाबले हमें स्लो दिखती हैं। अब बस एक छोटा सा कदम और बढ़ाना है, ये देखने के लिए कि मोशन स्पेस को भी उतनी ही गहराई से बदल देती है। इसके लिए चलिए फिर से व्योम और निमेश के ट्रैक वाले एग्जाम्पल पर लौटते हैं। शोरूम बनाम ट्रैक। शोरूम में खड़ी हुई कार के साथ व्योम ने आराम से टेप मेजर निकाला, कार की लेंथ नापी और एक डेफिनेट नंबर पाया। यह मेजरमेंट सीधा, सिंपल और अनएम्बिग्युअस था। लेकिन जब व्योम ट्रैक पर तेजी से दौड़ रहा है तो निमेश यह मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकता। कार रुकी हुई नहीं है तो टेप मेजर वाला तरीका काम नहीं करेगा। निमेश का इनडायरेक्ट तरीका। इसलिए निमेश एक इनडायरेक्ट मेथड अपनाता है। 1. जैसे ही कार का फ्रंट बम्पर उसके पास से गुजरता है वो स्टॉप वॉच स्टार्ट करता है। 2. जैसे ही रेयर बम्पर निकलता है वो स्टॉप वॉच स्टॉप करता है। 3. उसे कार की स्पीड पता है। 4. वो फॉर्मूला लगाता है, लेंथ बराबर स्पीड गुणा इलैप्स्ड टाइम। यही वही तरीका है जिसका जिक्र हमने पहले किया था। टाइम डायलेशन यहां कैसे घुस आती है? अब स्पेशल रिलेटिविटी का नया पर्सपेक्टिव लगाइए। व्योम की नजर से वो स्टेशनरी है, निमेश चल रहा है और इसलिए व्योम को निमेश की क्लॉक स्लो चलती हुई दिखती है। अब व्योम सोच सकता है, निमेश जो टाइम मेजर कर रहा है वो एक ऐसी क्लॉक से कर रहा है जो मेरी नजर में स्लो चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? निमेश को जो इलैप्स टाइम मिलेगा वो असल से कम होगा व्योम की पर्सपेक्टिव से, और इसका असर लेंथ पर। निमेश का फॉर्मूला है लेंथ बराबर स्पीड इंटू इलैप्स टाइम। स्पीड वही है, लेकिन अगर इलैप्स टाइम कम मिला तो कैलकुलेशन का रिजल्ट भी कम निकलेगा। इसलिए व्योम ये समझ जाता है कि निमेश द्वारा नापी गई कार की लेंथ शोरूम वाली लेंथ से छोटी निकलेगी। ना निमेश ने कोई गलती की है, ना स्टॉपवॉच खराब है। फर्क सिर्फ इतना है कि टाइम अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए अलग तरह से बह रहा है, और जब टाइम बदलता है तो स्पेस की मेजरमेंट्स भी बदल जाती हैं। बॉटम लाइन, टाइम डायलेशन इंप्लाइज क्लॉक्स स्लो, क्लॉक्स स्लो इंप्लाइज मेजर्ड टाइम कम, मेजर्ड टाइम कम इंप्लाइज मेजर्ड लेंथ कम। यही है स्पेशल रिलेटिविटी का अगला बड़ा सबक। मोशन स्पेस को भी रिलेटिव बना देती है। डिस्टेंस कोई फिक्स्ड एब्सोल्यूट चीज नहीं रह जाती, और जैसे टाइम के साथ हुआ था वैसे ही यहां भी। रियलिटी में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बस हमारी एवरीडे इंट्यूशन अब तक अधूरी थी। आइंस्टाइन ने उसी अधूरी इंट्यूशन को पूरा किया। इस तरह निमेश को व्योम की कार की लेंथ जब वो मोशन में होती है उस लेंथ से कम दिखाई देगी जो व्योम ने शोरूम में कार को रेस्ट पर नापी थी। ये कोई आइसोलेटेड मामला नहीं है, बल्कि ये एक जनरल फिनोमिनन का एग्जाम्पल है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके मुकाबले चल रहा हो उसकी लेंथ मोशन की डायरेक्शन में छोटी दिखाई देती है। फिजिक्स में इसे कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, यानी ऑब्जेक्ट की चौड़ाई या ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं, लेकिन जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है उसी डायरेक्शन में वो सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है। स्पेशल रिलेटिविटी की इक्वेशंस इस इफेक्ट को प्रिसाइसली क्वांटिफाई करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट लगभग लाइट स्पीड के 98% से चल रहा हो तो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर को वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होने की तुलना में लगभग 80% छोटा दिखाई देगा। यानी जो चीज रेस्ट पर 10 मीटर लंबी थी वो मोशन में सिर्फ करीब 2 मीटर लंबी दिखेगी। ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है, ना ही मेजरमेंट की गलती। ये स्पेस की एक रियल प्रॉपर्टी है, ठीक उसी तरह जैसे टाइम डायलेशन टाइम की रियल प्रॉपर्टी है। एक तेजी से चलता हुआ ऑब्जेक्ट अपनी मोशन की डायरेक्शन में कंप्रेस्ड दिखाई देता है। आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी यहां एक बार फिर एक साफ मैसेज देती है। मोशन सिर्फ टाइम को नहीं, स्पेस को भी बदल देती है। टाइम स्लो होता है और स्पेस सिकुड़ता है, और दोनों इफेक्ट्स उसी एक फंडामेंटल फैक्ट से निकलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट हर ऑब्जर्वर के लिए कांस्टेंट है। यही वजह है कि हाई स्पीड यूनिवर्स हमारी एवरीडे इंट्यूशन से इतना अलग दिखता है और फिर भी पूरी तरह कंसिस्टेंट रहता है। लाइट की स्पीड का कांस्टेंट होना हमें मजबूर करता है कि हम स्पेस और टाइम को रिजिड, एब्सोल्यूट ढांचों की तरह देखने की पुरानी सोच छोड़ दें। अब इनके बदले एक नई तस्वीर सामने आती है। स्पेस और टाइम इस बात पर निर्भर करते हैं
कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक दूसरे के मुकाबले कैसे मूव कर रहे हैं। यहीं पर हम रुक भी सकते थे, ये समझकर कि चलती हुई चीजें स्लो मोशन में इवॉल्व करती हैं और मोशन की डायरेक्शन में छोटी दिखाई देती हैं। लेकिन स्पेशल रिलेटिविटी इन इफेक्ट्स को एक और भी यूनिफाइड गहरी समझ में जोड़ती है। इसे समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। एक अजीब सी लेकिन यूजफुल कार। मान लीजिए एक ऐसी ऑटोमोबाइल है जो बहुत जल्दी अपनी क्रूजिंग स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है और फिर न तेज होती है न धीमी, बस एग्जैक्टली 100 किलोमीटर पर आवर पर चलती रहती है जब तक उसे बंद न कर दिया जाए। डेजर्ट टेस्ट ड्राइव। व्योम की रेप्यूटेशन एक स्किल्ड ड्राइवर की बन चुकी है, इसलिए उसे कहा जाता है कि वो इस कार को टेस्ट ड्राइव करे। टेस्ट ट्रैक है, बहुत लंबा, बिल्कुल सीधा, रेगिस्तान के बीच, एकदम फ्लैट। स्टार्ट से फिनिश की दूरी है 10 किलोमीटर। सिंपल कैलकुलेशन कहती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर 10 किलोमीटर कवर करने में 1/10 आर यानी 6 मिनट लगने चाहिए। निमेश को शक होता है। निमेश, जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी है, टेस्ट ड्राइव्स का डेटा देखता है। ज्यादातर रन्स 6 मिनट्स में पूरे हुए हैं, जैसा एक्सपेक्टेड था। लेकिन आखिरी कुछ रन्स उसे परेशान कर देते हैं। 6.5 मिनट्स, 7 मिनट्स, यहां तक कि 7.5 मिनट्स। पहली नजर में निमेश को लगता है शायद कार में कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है, आखिरी रन्स में स्पीड कम रही होगी। वो कार की पूरी जांच करता है, लेकिन कार परफेक्ट कंडीशन में है। अब निमेश सच में कंफ्यूज हो जाता है और व्योम से पूछता है, आखिरी रन्स में क्या हुआ? व्योम की सिंपल एक्सप्लेनेशन। व्योम मुस्कुराकर कहता है, ट्रैक ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। जैसे जैसे दिन ढलता गया, सन मेरी आंखों में ग्लेयर करने लगा। आखिरी 3 रन्स में ग्लेयर इतना ज्यादा था कि व्योम ने कार को सीधे ईस्ट वेस्ट नहीं, बल्कि थोड़े एंगल पर चलाया। वो निमेश को एक रफ स्केच बनाकर दिखाता है। अब सब कुछ क्लियर है। अब एक्सप्लेनेशन बिल्कुल साफ हो जाती है। जब कार सीधे नहीं, बल्कि एंगल पर चलती है, तो स्टार्ट से फिनिश तक का रास्ता लंबा हो जाता है। स्पीड तो वही है, 100 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है। और फिजिक्स का सिंपल रूल है, डिस्टेंस ज्यादा, टाइम ज्यादा। या इसे दूसरे तरीके से कहें, जब कार एंगल पर चलती है, तो उसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड का एक हिस्सा ईस्ट वेस्ट जाने में लगता है और एक हिस्सा साउथ नॉर्थ की तरफ वेस्ट हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि ईस्ट से वेस्ट तक पहुंचने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। यही सिंपल जियोमेट्रिक आइडिया अगले कदम पर स्पेशल रिलेटिविटी में एक बेहद गहरे रूप में सामने आने वाली है, जहां मोशन के कारण टाइम और स्पेस एक दूसरे में इस तरह घुल जाते हैं कि उन्हें अलग अलग सोचना मुमकिन ही नहीं रहता। और यहीं से स्पेस टाइम की यूनिफाइड कहानी शुरू होती है। व्योम की एक्सप्लेनेशन समझना आसान है, लेकिन अब हम उसे थोड़ा अलग तरीके से दोहराएंगे, क्योंकि यहीं से स्पेशल रिलेटिविटी का सबसे बड़ा कंसेप्चुअल जंप आने वाला है। मोशन का बंटना, शेयरिंग ऑफ मोशन। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट दो अलग अलग स्पेशल डायमेंशंस हैं। कार इनमें से सिर्फ ईस्ट वेस्ट भी चल सकती है, या फिर ईस्ट वेस्ट के साथ साथ थोड़ा नॉर्थ साउथ भी। वर्टिकल डायरेक्शन भी होती है, लेकिन यहां उसकी जरूरत नहीं है। व्योम की एक्सप्लेनेशन यही दिखाती है। कार हर रन में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही चल रही थी। फर्क बस इतना था कि पहले रन्स में पूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा सिर्फ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लग रही थी। आखिरी रन्स में वही 100 किलोमीटर प्रति घंटा दो दिशाओं में बट गई, कुछ ईस्ट वेस्ट, कुछ नॉर्थ साउथ। इसलिए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कार स्लो लगने लगी, हालांकि उसकी टोटल स्पीड बिल्कुल नहीं बदली थी। यही आइडिया स्पेशल रिलेटिविटी की नींव है। यही बिल्कुल वही आइडिया है जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने और एक लेवल आगे बढ़ाया। आइंस्टाइन ने कहा, मोशन सिर्फ स्पेशल डायमेंशंस में ही नहीं बढ़ता, टाइम भी एक डायमेंशन है और मोशन उसमें भी बढ़ सकता है। यानी मोशन का कुछ हिस्सा स्पेस में जाता है और मोशन का कुछ हिस्सा टाइम में जाता है। और यहां एक माइंड बेंडिंग बात आती है। ज्यादातर परिस्थितियों में किसी ऑब्जेक्ट की मोशन का बड़ा हिस्सा स्पेस में नहीं, टाइम में होता है।
हम आम तौर पर इसे महसूस नहीं करते क्योंकि हम स्पेस में मोशन पर ध्यान देते हैं। टाइम में मोशन हमें ऑटोमेटिक लगती है। लेकिन आइंस्टाइन की इंसाइट यही थी, स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, वे मोशन को आपस में बांटते हैं। आगे क्या होने वाला है? अगले कदम पर हम देखेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में ज्यादा तेज चलता है तो उसका मोशन टाइम में कम हो जाता है और यही टाइम डायलेशन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को एक ही यूनिफाइड पिक्चर में जोड़ देता है। यहीं से आइंस्टाइन हमें सिखाते हैं कि हम स्पेस में नहीं चलते, हम स्पेस टाइम में चलते हैं। और जैसे व्योम की कार ईस्ट वेस्ट में धीमी लगने लगी जब मोशन नॉर्थ साउथ में बटा, वैसे ही हम टाइम में स्लो हो जाते हैं जब मोशन स्पेस में ज्यादा बढ़ जाता है। अब असली रेवोल्यूशन बस एक कदम दूर है। स्पेस में मोशन का आइडिया हम बहुत छोटी उम्र से सीख लेते हैं, लेकिन अक्सर बिना ध्यान दिए हम ये भी सीख रहे होते हैं कि हम, हमारे दोस्त, हमारी चीजें सब टाइम में भी मूव कर रहे हैं। आप टीवी देखते हुए आराम से बैठे हों, फिर भी रिस्ट वॉच की रीडिंग लगातार बदलती रहती है। सेकंड्स आगे बढ़ते रहते ही एज करती रहती है, एक पल से अगले पल की ओर बढ़ती हुई। यहीं पर एक बेहद गहरी सोच सामने आती है। मैथमेटिशियन हर्मन मिन्कोव्स्की और बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह विचार रखा कि टाइम भी यूनिवर्स की एक डायमेंशन है, ठीक वैसे ही जैसे लेंथ, विड्थ और हाइट तीन स्पेशियल डायमेंशंस हैं। पहली नजर में ये एब्स्ट्रैक्ट लगता है, लेकिन असल में ये आइडिया काफी कॉन्क्रीट है। इवेंट को डिफाइन कैसे करते हैं? जब हम किसी से मिलने का टाइम तय करते हैं तो हम दो तरह की जानकारी देते हैं। एक, कहां, जैसे 9वीं फ्लोर, 53 स्ट्रीट, 7वीं एवेन्यू। ये तीनों मिलकर बताते हैं कि मीटिंग स्पेस में कहां होगी। दो, कब, जैसे 3 पीएम। यह बताता है कि मीटिंग टाइम में कहां होगी। इसका मतलब हर इवेंट को बताने के लिए चार जानकारी चाहिए, तीन स्पेस की, एक टाइम की। इसी कंबाइंड पिक्चर को कहा जाता है स्पेस टाइम। इस अर्थ में टाइम सच में एक डायमेंशन है। क्या हम स्पीड थ्रू टाइम की बात कर सकते हैं? अगर टाइम भी एक डायमेंशन है तो सवाल उठता है, क्या किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड थ्रू टाइम हो सकती है जैसे उसकी स्पीड थ्रू स्पेस होती है? जवाब है हां, और इसका सबसे बड़ा क्लू हम पहले ही देख चुके हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे मुकाबले स्पेस में मूव करता है, उसकी क्लॉक हमारी क्लॉक के मुकाबले स्लो चलती है। मतलब उसकी स्पीड थ्रू टाइम कम हो जाती है। आइंस्टाइन की सबसे डेयरिंग घोषणा। अब आता है सबसे बड़ा लीप। आइंस्टाइन ने कहा, यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट हमेशा स्पेस टाइम में एक ही फिक्स्ड स्पीड से चल रहा है, लाइट स्पीड से। यह सुनकर अजीब लगता है क्योंकि हम जानते हैं कार्स स्लो हैं, प्लेन्स तेज हैं, रॉकेट्स और तेज, लेकिन सब लाइट स्पीड से कम। और यही वजह है कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स एवरीडे लाइफ में हमें महसूस नहीं होते। लेकिन यहां बात सिर्फ स्पेस की स्पीड की नहीं है, यहां बात है चारों डायमेंशंस में मिलाकर कुल स्पीड की। तीन स्पेस, एक टाइम, और इस कंबाइंड स्पीड का मान हमेशा लाइट स्पीड होता है। मोशन का बंटवारा, शेयरिंग ऑफ मोशन। ठीक उसी तरह जैसे व्योम की कार अपनी स्पीड को ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ में बांट रही थी, वैसे ही ऑब्जेक्ट की मोशन स्पेस और टाइम के बीच बढ़ती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे मुकाबले पूरी तरह रेस्ट पर है, वो स्पेस में नहीं चल रहा, तो उसकी सारी मोशन टाइम डायमेंशन में जा रही है। इसलिए जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पर हैं, वे सब टाइम में एक ही रेट से एज करते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव करने लगता है, तो उसकी कुछ मोशन टाइम से हटकर स्पेस में चली जाती है। और जैसे ही ऐसा होता है, टाइम में उसकी गति कम हो जाती है, उसकी क्लॉक स्लो चलने लगती है। यही हमने पहले देखा था, और अब हमें समझ आ रहा है क्यों। फाइनल इंट्यूशन। टाइम स्लो क्यों होता है? क्योंकि मोशन का कुछ हिस्सा स्पेस में डाइवर्ट हो जाता है। स्पेस में स्पीड क्या है? यह बस इस बात का मेजर है कि टाइम से कितनी मोशन डाइवर्ट हुई है। इस यूनिफाइड पिक्चर में टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कोई अलग अलग ट्रिक्स नहीं है, वे बस इस एक गहरी सच्चाई के दो चेहरे हैं। हम स्पेस में नहीं,
स्पेस टाइम में चलते हैं, और हर ऑब्जेक्ट, चाहे वो रुका हुआ लगे या तेज दौड़ता हुआ, हमेशा लाइट स्पीड से ही चल रहा है। बस डायमेंशंस के बीच मोशन का बंटवारा बदल जाता है। यही आइंस्टाइन की सबसे सुंदर और सबसे रैडिकल सोच है। इस फ्रेमवर्क से एक और बात अपने आप साफ हो जाती है। स्पेस में स्पीड की एक अपर लिमिट क्यों होती है? अगर किसी ऑब्जेक्ट की कुल मोशन स्पेस टाइम में हमेशा लाइट स्पीड के बराबर है, तो फिर स्पेस में उसकी मैक्सिमम स्पीड तभी मिलेगी जब उसकी पूरी मोशन टाइम से हटकर स्पेस में चली जाए। यानी पहले ऑब्जेक्ट की मोशन ज्यादातर टाइम डायमेंशन में थी। जैसे जैसे वो तेज होता गया, मोशन का हिस्सा स्पेस में डाइवर्ट होता गया, और आखिर में एक लिमिट आती है जब टाइम में मोशन बचती ही नहीं। यही मोमेंट है जब ऑब्जेक्ट स्पेस में लाइट स्पीड से चल रहा होता है, और यही एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वो कुछ भी हो, इससे तेज स्पेस में नहीं चल सकता। कार वाले एग्जाम्पल से तुलना याद कीजिए। व्योम की कार। अगर कार को पूरी तरह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चला दिया जाए, तो उसकी सारी स्पीड नॉर्थ साउथ में लग जाएगी, और ईस्ट वेस्ट में कोई स्पीड बचेगी ही नहीं। बिल्कुल यही बात यहां हो रही है। जो ऑब्जेक्ट स्पेस में लाइट स्पीड से चल रहा है, उसके पास टाइम में चलने के लिए कोई मोशन बचती ही नहीं। इसका सबसे चौंकाने वाला नतीजा यही वजह है कि लाइट बूढ़ी नहीं होती। एक फोटॉन जो यूनिवर्स की शुरुआत में निकला, उसके लिए कोई टाइम पास नहीं हुआ, कोई एजिंग नहीं हुई। हमारी नजर से अरबों साल बीत चुके हैं, लेकिन फोटॉन के अपने पर्सपेक्टिव से कुछ भी नहीं बदला। उसके लिए कोई बिफोर नहीं, कोई आफ्टर नहीं। इसलिए कहा जाता है, लाइट स्पीड पर टाइम का कोई पैसेज नहीं होता। फाइनल टेक अवे। टाइम और स्पेस अलग अलग चीजें नहीं हैं, वे मोशन को आपस में बांटती हैं। मैक्सिमम स्पेशल स्पीड तब मिलती है जब टाइम में मोशन शून्य हो जाए। और इसी यूनिफाइड पिक्चर में लाइट स्पीड कोई मिस्टीरियस बैरियर नहीं, बल्कि स्पेस टाइम की ज्योमेट्री का नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। आइंस्टाइन ने हमें यही दिखाया। यूनिवर्स में लिमिट्स हैं, लेकिन वे बाहर से थोपी हुई नहीं, वे रियलिटी की अंदरूनी बनावट से अपने आप निकलती हैं। E बराबर mc वर्ग का मतलब क्या है? हालांकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी को रिलेटिविटी कहने के बजाय इनवेरियंस थ्योरी कहना ज्यादा पसंद किया था, ताकि स्पीड ऑफ लाइट की अनचेंजिंग नेचर को उभारा जा सके। फिर भी आज रिलेटिविटी शब्द का मतलब हमारे लिए बिल्कुल साफ है। आइंस्टाइन ने दिखाया कि जिन कॉन्सेप्ट्स को हम पहले अलग अलग और एब्सोल्यूट मानते थे, जैसे स्पेस और टाइम, वे असल में एक दूसरे में गुठे हुए और रिलेटिव हैं। और बात यही नहीं रुकी। उन्होंने ये भी दिखाया कि दुनिया की दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज भी ऐसी ही गहराई से जुड़ी हुई हैं। सबसे मशहूर उदाहरण है E=mc²। इस इक्वेशन में आइंस्टाइन ने कहा, एनर्जी E और मास m अलग अलग चीजें नहीं हैं। अगर मास पता है, तो उसे c², लाइट स्पीड का स्क्वायर, से मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकाल सकते हैं। और अगर एनर्जी पता है, तो उसे c² से डिवाइड करके मास निकाल सकते हैं। दूसरे शब्दों में, मास और एनर्जी कन्वर्टिबल हैं, बिल्कुल जैसे करेंसीज, डॉलर और रुपए एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। लेकिन एक बड़ा फर्क है, पैसों का एक्सचेंज रेट बदलता रहता है। E बराबर mc² का एक्सचेंज रेट हमेशा फिक्स्ड है, और क्योंकि c² बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए थोड़ा सा मास भी बेहद ज्यादा एनर्जी पैदा कर सकता है। दुनिया ने इसका डरावना उदाहरण हिरोशिमा में देखा, जहां 2 पाउंड यूरेनियम के 1% से भी कम मास एनर्जी में बदला और विनाशकारी असर हुआ। और एक दिन फ्यूजन पावर प्लांट्स के जरिए यही फॉर्मूला हमारे समुद्रों के पानी से पूरी दुनिया की एनर्जी जरूरतें शांतिपूर्वक पूरी कर सकता है। लाइट स्पीड से तेज क्यों नहीं जा सकते? अब सवाल को इस सोच के नजरिए से देखें, तो E बराबर mc वर्ग हमें एक बहुत कॉन्क्रीट जवाब देता है। कोई भी चीज लाइट स्पीड से तेज क्यों नहीं जा सकती? आप सोच सकते हैं, अगर एक्सेलरेटर किसी पार्टिकल जैसे म्यूऑन को 99.5% लाइट स्पीड तक पहुंचा सकता है, तो थोड़ा और पुश क्यों नहीं कर देते? 99.9%, फिर 100%? बैरियर क्रॉस क्यों नहीं होता? आइंस्टाइन की इक्वेशन यही जवाब देती है। स्पीड बढ़ाओ, एनर्जी बढ़ती है, मास बढ़ती है।
जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट तेज चलता है उसकी एनर्जी बढ़ती है और E बराबर mc वर्ग के अनुसार उसकी इफेक्टिव मास भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए 99.9% लाइट स्पीड पर म्यूऑन का मास अपने रेस्ट मास से लगभग 22 गुना हो जाता है। 99.999% लाइट स्पीड पर 224 गुना, 99.9999999% लाइट स्पीड पर 70,000 गुना से भी ज्यादा। ध्यान रहे, टेक्स्ट बुक्स में दी गई पार्टिकल मासेस रेस्ट पर होती हैं। ज्यादा मास और तेज करना और मुश्किल फिजिक्स का सिंपल अनुभव है। बच्चे को साइकिल पर धक्का देना आसान है, ट्रक को धक्का देना नहीं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता है उसकी स्पीड और बढ़ाने के लिए ज्यादा और ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जैसे जैसे स्पीड लाइट स्पीड के पास पहुंचती है मास बिना लिमिट के बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब लाइट स्पीड तक पहुंचने या उसे पार करने के लिए इन्फिनिट एनर्जी चाहिए, और इन्फिनिट एनर्जी हमारी यूनिवर्स में मुमकिन नहीं। इसलिए कुछ भी लाइट स्पीड से तेज नहीं जा सकता। आगे क्या? जैसा कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, यही कंक्लूजन 20वीं सदी की फिजिक्स की दूसरी बड़ी टक्कर की नींव रखता है और अंततः एक और महान, सदियों से सम्मानित थ्योरी को खतरे में डाल देता है, न्यूटन की यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। आइंस्टाइन की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, असल ड्रामा अब शुरू होने वाला है। अगले वीडियो के लिए साथ बने रहिएगा।